अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल ई आवाज़ टीवी। हम लोग प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आर्ट एंड कैलीग्राफी और मैं हूं सलीम ख़ान। आज हम आपको थोड़ा सा कैलीग्राफी के मुतालिक बताएंगे कि पेंटिंग्स जो है वो कैसे की जा सकती है। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि उसके लिए ख़ासा प्रोग्राम लंबा होता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं। लेकिन हम आपको उसको एक पेंटिंग के अंदर कैसे एडजस्ट किया जाता है वो बताएंगे। आज एक कैनवस मेरे सामने है, मैं इसके ऊपर कोई लेटरिंग करके आपको बताता हूँ और फिर उसकी कलर स्कीम जो है वो कैसे करेंगे। पेंटिंग के अंदर बैकग्राउंड हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर लेटरिंग करते हैं। और अब देखें, मैं इसको कोई भी आप कलर लेके उसके ऊपर लगाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई किसी सीक्वेंस से कलर लगाएं, बिल्कुल अपने अपने हिसाब से उनको जो भी कलर आपको पसंद है उनको उसके ऊपर बिखेरते रहें और देखें कि उसकी सेटिंग कैसे निकलती है। लगाते हुए कोई भी कलर सॉलिड ना लगाएं, हमेशा उसमें वाइट या ब्लैक को मिक्स करके लगाएं ताकि उसमें एक टोन सी बन जाए। बैकग्राउंड बनाने के बाद थोड़ा सा कलर्स को मिक्स करें ताकि वो एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट पैदा करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हिस्सा इसमें वाइट छोड़ दें ताकि लिखाई उसमें हो सके। इसमें हम आज सूरा इखलास लिखेंगे जिसमें कुल हुवल्लाहु अहद है। कुल के लफ्ज़ को हम ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे, या फिर यह है कि अल्लाह के लफ्ज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट करें तो उस बाकी लेटरिंग जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन पे लगा लें। 2 पेंसिलें मैं इस्तेमाल करता हूँ। जितना भी मोटा लेटर रखना है आप अपनी एक बड़ी उंगली को शायद उसके अंदर दबाते चले जाएं और उसको खोलते जाएं तो ये आपकी स्ट्रोक बन जाएगी। अब मैं इतना रखूँगा इसको स्ट्रोक में और इसमें कुल लिखने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया है। अब इसमें ये ज़रा पेंट अभी गीला है, हम इसके ऊपर दूसरा पेंट अभी नहीं लगा सकते, तो मैं सूखे एरिए में थोड़ी सी लिखाई करता हूँ जो कि मार्कर से है। और मार्कर जो है वो हमने लेना है जो डायमंड कट मार्कर होता है, एक बिल्कुल कलम की शक्ल का। इसमें यह है कि आपको ब्रश की लेटरिंग की इतनी वो तजर्बा नहीं होता, तो इससे आपको एकदम से कलम और दुआत का काम आ जाएगा। इसको लिखते हुए अब दोबारा अगर आप चाहें तो इसमें कुल
बिल्कुल लफ्ज़ों को कंट्रोल ना करें, उसको अपनी फ़्लो में जाने दें हाथ को, ताकि उसमें जाज़बियत आए थोड़ी सी। ये मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह, क्योंकि वो पेंट गीला है इसलिए वहाँ पे लिखाई नहीं हो रही, मार्कर लिखाई नहीं कर रहा। इस लिखाई को हम बिल्कुल लाम की स्ट्रोक के साथ साथ ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ये एरिया भी गीला है तो मैं उसको टच नहीं अभी करता। इस कुल के अंदर आप कोई भी कलर भर सकते हैं, आप वाइट भी भर सकते हैं, ब्लैक भी, ब्राउन, कोई भी कलर इसमें भर सकते हैं, तो वो इसमें कंट्रास्ट पैदा करेगा। इस लिखाई के अंदर अमूमन हम जो मार्कर से लिखाई करते हैं उसमें थोड़ा सा नीचे कलर करके तो उसकी आउटलाइन बनाते हैं इस तरह से। एक वाइट जो स्ट्रोक मैं छोड़ रहा हूँ वो एक तरह से हाशिए के तौर पे है, तो कोशिश करें कि वो इवन हो, मगर अगर इवन ना आए तो उसकी आप परवाह ना करें, उसको वैसे ही करते रहें। आप देखेंगे कि उसमें भी एक खूबसूरती नज़र आएगी आपको। मैंने 2 कलर मिक्स किए हैं। हाथ को सख्त करके कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि फ़्लो में कलर्स जो हैं वो होते रहे। ये मैंने येलो इस्तेमाल किया, ये थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा क्योंकि ब्लू और येलो मिल के तो ये ग्रीन शेड देते हैं।
इन लाइनों के अंदर अब आप फिलिंग कर सकते हैं वाइट की। जितना बाहर की तरफ डार्क कलर होगा वाइट, उतना ही उसके अंदर उभर के बाहर आएगा। लेकिन हमने कुछ थोड़े से रंग लगाए हैं लाइटर, तो इसकी आउटलाइन लगाने से ये लफ्ज़ जो हैं वो बाहर निकल आए। एक्रिलिक कलर इस्तेमाल करने में एक ये फ़ायदा है कि ये बहुत जल्द सूखते हैं और ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इसमें स्मेल भी नहीं है। तो आप भी कोशिश करें कि एक्रिलिक कलर्स को इस्तेमाल करें। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डार्क कलर इस्तेमाल करता हूँ इसको वाइट को निखारने के लिए। हम इसमें कहीं कहीं इनके लेटर्स जो हैं, जैसे अल्लाहु समद है, उसको अगर लिखना हो तो हम इस यहाँ पे
लें। थोड़ी सी पेंटिंग का जो खाली हिस्सा है उसको फिलअप करने के लिए आप कोई ना कोई लेटरिंग जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें पेंटिंग की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। कुछ लेटरिंग जो है इसकी बैकग्राउंड में आप ऐसे दे सकते हैं जैसे वो इनसाइड स्क्रिप्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है उसके अंदर। तो उसके लिए हम लाइटर कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा आप रब भी कर सकते हैं। आप इसको लाइटर करने के लिए क्लीनेक्स से या किसी कपड़े से इसको थोड़ा सा रब कर दें ताकि वो हल्का हल्का उसका इफेक्ट जो है वो नज़र आता रहे। अब पेंटिंग क्योंकि अभी बहुत ही गीली है, इसलिए फर्दर इसके अंदर लिखाई अभी हम नहीं कर सकते मार्कर से, तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये सूख जाए। जी, तो इसको हम पेंट सूख गया हुआ है यहाँ पे, तो मार्कर से कंटिन्यू करते हैं इसको। तो वलम यू साथ साथ में इसकी स्पेसिंग जो है उसको आप देखते जाएं कि कितनी स्पेस रह गई, कितने लेटर रह गए। तो उसको फिर उसी हिसाब से मैनेज करते हैं कि या तो छोटा मार्कर इस्तेमाल कर लें, कलम को छोटा कर लें, या फिर उसको सेकंड लाइन में ले आएँ। तो वलम युलद वलम यकुन लहू, हम ये शद के साथ है, वलम या ज़बर, सिर्फ ज़बर है। अब कुफुवन आहद हम यहाँ पे उसको स्पेसिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही मोटा मार्कर लगाएं क्योंकि वो फिर नीचे चला जाएगा। मैं इसमें छोटा इस्तेमाल करता हूँ। लहू कुफुवन अहद।
ये इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसकी आउटलाइन लगा के तो इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। तो इसकी आउटलाइन के लिए अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है जिसमें हम लाइट का ख्याल रखते हैं कि कहाँ से आउटलाइन को बारीक हो जाना चाहिए, या एक ही आपने आउटलाइन की जो है विड्थ रखनी है? कलम जो है जब आप गुलाई में जाते हैं तो वो खुद ब खुद अपनी शेप चेंज कर लेती है। जी जी। तो जैसे ये अब ऊपर जा रहा है और ऊपर से फिर ये नाम नीचे आएगा तो हम वो मोटा ही आएगा। हाँ, उसी को कंसीडर करेंगे। ये लाइन जो है इसको हम छुपा देंगे यहाँ से। बाज़ औक़ात हम सीधी लाइनों के लिए फुटे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं। अच्छा, आज आपने नहीं इस्तेमाल किया? अच्छा, इस्तेमाल नहीं करते। सुभान अल्लाह। आउटलाइन जो है वो सिर्फ लेटर्स को उभारने के लिए है। ठीक। तो उसमें बारीक और मोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सीधी लाइनें और जो सर्कल हैं उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि बाज़ औक़ात आप सर्कल या सीधी लाइन लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे फुटर रख के। तो वरना आप प्रकार इस्तेमाल करते हैं सर्कल के लिए? इस्तेमाल करते हैं। ठीक। बाज़ औक़ात लेटरिंग को और वो स्प्रेड करने के लिए इसमें भी हम यहाँ भी थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे थोड़ा सा उसको ब्रेक जो खाली एरिया है उसको फिलअप करने के लिए। अब इनमें ब्रश के साथ हम बाज़ औक़ात डार्कर कलर लगा देते हैं शेडिंग करने के लिए। तो यहाँ आके अच्छा, मेरा एक सवाल है कि बाज़ औक़ात पेंटिंग में लाइन में कहीं फ़र्क आ जाता है, ये कलर हम चेंज करते हैं, हमें लगता है ये कलर मुनासिब नहीं है, तो उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो पोस्टर कलर है ये एक्रिलिक, इसमें एक ये खूबी है कि ये 5-7 मिनट में ड्राई हो जाता है। ठीक। तो आप इसको दोबारा उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो वो नया कलर आ जाएगा। सही। जैसे आप यहाँ समझें ये ब्राउन जो है ये मैच नहीं करता, थोड़ा सा इसमें ब्लैक कलर मिक्स करके करें तो ये ज़्यादा उठेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये है कि हम यहाँ पे इसकी फिलिंग एरिया की कर देते हैं सिर्फ इसको उभारने के लिए। तो अब आप एक फ़र्ज़ी वाइट आउटलाइन अपने जहन में बना लेते हैं कि वो हमने मेंटेन करनी है चारों तरफ। अब ये लेटर्स के इर्द गिर्द जो है वो यही चलेगी आउटलाइन जो है।
इसको आप मार्कर से ही फिल करेंगे? मार्कर ब्रश से कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपको इंक पॉट नहीं रखना पड़ता, बार बार उसमें डिप करना। ये इसके आगे से कलम की तरह का मुंह बना हुआ होता है, तो डायमंड कट है इसका। ये हमने किया था उसमें, तो पेंट अभी गीला था तो मार्कर में फिलअप हो गया था टिप के अंदर, तो ड्राइनेस आई हुई है उसकी। अब ये ऐसे ही इसको यहाँ पे ले लें। आप ट्राई करें इन कलर्स को चेंज करने की, जो अगर थोड़े से इधर उधर भी हो गए तो उसको दोबारा भी चेंज किया जा सकता है। इस जगह पे भी आएगा? हाँ जी, यहाँ पे भी सारे ये इसके साथ साथ आएंगे। अब यहाँ पे आप कोशिश करें कि लाइटर और डार्कर शेड दे दें, शेडिंग आए, तो ऐसे लगेगा जैसे ये बैकग्राउंड में लिखाई की हुई है। बाज़-औक़ात ब्रश से इसको करते हैं तो बहुत प्यारा इफेक्ट उसका आता है। पेंटिंग को एंजॉय करने के लिए उसमें जितने भी आप शेडिंग करते चले जाए, द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, हाँ, वो उतनी ही खुलती चली जाती है। फिर यहाँ मैंने लिखाई की थी और फिर उसको मैंने नैपकिन से रब कर दिया, तो अब बैकग्राउंड में लगता है जैसे की हुई है, ना कि बाकायदा की हुई है। यहाँ भी कल का अलिफ बा जी लिखा था, वो पीछे वैसे का वैसा ही है। तो अब इसको हम पूरा लेके जा सकते हैं। मैं अमूमन 3-3, 4-4 दफ़ा एक छोटी सूरह को लिखता हूँ, तो उससे ये है कि खूब, यानी कैनवस पे लाने से पहले आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मैं तो बस शुरू कर देता हूँ अल्लाह का नाम लेके। मतलब आपका एक्सपीरियंस भी तो बहुत है ना आप। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा एक अपने जहन में खाका तैयार कर लेते हैं। मगर मैं जब लिखा हुआ देखती हूँ तो जैसे आजकल की जनरेशन जो है वो मार्कर्स का इस्तेमाल शुरू से ही, हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं हमने तख्तियाँ भी लिखी हुई हैं, बिल्कुल खुश ख़ती की बाकायदा तवज्जो दी जाती थी। तो क्या ये भी असरअंदाज होती है पेंटिंग्स में, कैलीग्राफी की में? कैलीग्राफी में कलम का बड़ा अमल दखल है। आप अगर, अच्छा, ये अब आपने क्या किया, ये तो आपने उससे मिला, अच्छा पूरा ब्लैक है, पूरा फिल कर देंगे। वो मज़ा नहीं कर रहा एक्चुअली, आपने बैलेंस नहीं हो रहा ज़्यादा।
अच्छा, आप जो ज़बर ज़ेर है उसके अंदर भी इसको फिलअप कर देंगे ताकि लफ्ज़ प्रोमिनेंट हो और वो जो है वो नज़र आती रहे उसकी तजवीज़। ठीक। अब ये अलिफ जो है आहत की, ये हमने ऊपर से डाली हुई है, तो मैं समझता हूँ अगर हम इसको भी फिल कर देना तो ये अपने आप को वाज़े करेगा। वाज़े करेगा कि अलिफ इधर से नीचे तक गया हुआ। सही। तो इसी तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक किया जाएगा तो ये बड़ा निकल आएगा। सही। मगर अब यहाँ पर मार्कर का इस्तेमाल है, हम ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश का भी इस्तेमाल, जिनके हाथ में ब्रश के साथ होल्ड है वो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मैंने बताया था कि कलम का बड़ा अमल दखल है ख़ताती के अंदर, क्योंकि शुरू से कलम से ही लिखते थे। उस्ताद लोग जब लिखते हैं तो कलम जब वो खींचते हैं लिखाई की तो उसमें से एक स्क्वीक की आवाज़ आती है। वो स्क्वीक की आवाज़ आना जो है वो उनको एक्चुअली मोटिवेट करती है कि ये सही बन रहा है। मुझे याद है हमने तो कलमे बना के भी ना वो जो सरगंडे की, That's तो कलम को जब हम घड़ा करते थे, बनाया करते थे, तो कलम के पीछे भी एक निशान लगाया करते थे और दरमियान में से हल्का सा कट लगता था। वो उसकी खत्ताती को बेहतर करता था और वो आवाज़ से फिर मोटिवेशन मिलती थी। वो जो कट होता था पीछे से वो इंक को होल्ड करता था अपने अंदर। वो इंक को होल्ड करता है। अब हमारे यहाँ जो नई निबें आ गई हैं उसके अंदर बाकायदा वो कट बने होते हैं, 2-2, 3-3, ताकि वो चौड़ी जो होती हैं उसके अंदर 3-3 कट होते हैं, तो वो उनको संभालता है। अच्छा। नई खताती के अंदर लोगों ने बड़ी नए औजार इस्तेमाल किए हैं, जैसे ये एक पट्टी लगाने के लिए दीवार में एक खुरपी सी होती है। जी। उसके ऊपर अगर वो बांध दिया जाए कपड़ा हल्का सा एक लेयर का और फिर इंक में डुबोया जाए तो वो कपड़े के अंदर बहुत सारी इंक आ जाती है, होल्ड करती है, तो आप उसको मुस्तकिल लिख सकते हैं पेन की तरह। मगर वो बड़ी पेंटिंग्स की। फिर उसके अंदर मिस्र के अंदर एक आर्टिस्ट है, उसने उसमें एक और चीज़ की है कि थोड़ी सी एक कलम की चौड़ाई के बराबर उसने फिर आगे जाके एक कलम की चौड़ाई का कट लगा दिया, ऊंचा कर दिया उसको, उसमें से निकाल ही दिया। तो एक कलम का एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा है, तो वो क्या करता है कि बड़े हिस्से को एक इंक में डुबोता है, एक कलर के अंदर छोटे हिस्से को दूसरी इंक के अंदर डुबोता है। तो वो जब लिखाई करता है तो डबल शेड ऑटोमेटिकली आउटलाइन बनी हुई आती है और एक जैसी आती है कि जो आप हाथ से नहीं एग्जैक्टली वो मतलब एक ही उसमें चलता है ना स्ट्रोक में। मिस्र के अंदर बड़े लोगों ने बड़ी इस तरह की इख्तरात की हुई है। जी ये अब आपके लिए है, अगर आप कोई कलर लगाना से अगर मैं क्योंकि हम आप सिखा रहे हैं हमें से, मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहें तो मतलब नए सीखने वालों के लिए अगर आप वो 1-2 स्ट्रोक्स हमें दे दें तो। इसके अंदर जो है यहाँ पे पीस जो है वो डालने वाली है। चलें यहाँ ये शेडिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसको ब्राउन शेड मिल रहा है, ये नीचे वाला शेड आके मिक्स हो रहा है उसके साथ? नहीं, पेन के इसके ब्रश के अंदर है ये ब्राउन कलर। अच्छा, ब्राउन कलर है ऑलरेडी इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा है, वो अपना असर पेश कर रहा है। तो इसमें इनकेस आप देना चाहें, ब्लू कलर देना चाह रहे हैं, ब्लू में आप इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। इसमें शाइन भी है। ये कलर बहुत फ्लैट होते हैं। अच्छा। और इनको शाइन करने के लिए पेंटिंग जब मुकम्मल हो जाती है तो वार्निश का कोट किया जाता है। अच्छा, तो उस मगर वो तो आप हमारे लेक्चर्स में शामिल, आपके लेक्चर्स में शामिल होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, वो उसके जब मुकम्मल हो जाएगी एक पेंटिंग इंशाल्लाह तो हम उसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी जो बैकग्राउंड बन गई है, इसके अंदर वाइट पेन से आप या वाइट ब्रश इंक से लिख सकते हैं ताकि खालीपन ना हो। हाँ, तो उसके अंदर और जाज़बियत आ जाए। और
ये जो एरिया है इसमें भी आप करना चाहें तो अच्छा, आपने ब्राउन का शेड इसमें भी ले आए हैं। वो उसी के अंदर मिक्स किया है मैंने कलर को, क्योंकि कलर जो है इसमें आप कुछ भी करें, ये मत सोच के करें कि ये कलर मुझे चाहिए। उसके अंदर खूबसूरती जो है नेचुरल कलर्स की वो आनी चाहिए। वैसे तो सिमेट्रिकली देखें तो अल्लाह ने भी हर बर्ड को बनाया है तो उसके दोनों तरफ परों में सेम ही कलर डाला है, तो वो सिमेट्रिकली बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये लें जी, आप ज़रा सा कहीं कोई रंग लगा के देखें। बहुत शुक्रिया सर, आ जाए आप, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रोक लगाते हैं ना तो फिर सब कलर्स की स्ट्रोक लगाएं। उसमें यह है कि वो पूरी पेंटिंग जो है ना वो फिर स्ट्रोक में आ जाती है। और ये स्ट्रोक लगाने से बड़ी डेप्थ क्रिएट होती है इसके अंदर। मैं अगर गलत कर रही हूँ तो मुझे गाइड ज़रूर कर दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। ये मैं समझता हूँ अब इनके हाथ लगे हैं तो ये पेंटिंग जो है ये मुकम्मल हो गई है। थैंक यू जी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, वी आर लकी इनफ। यकीनन सीख करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर आपका तजुर्बा, पाकिस्तान का एक नाम, दुनिया का एक नाम सादकैन साहब के साथ। अच्छा, अब देखिए मुझसे गलती हुई कि मेरा स्ट्रोक जो है ना, मेरे इसका मतलब है लेटर के ऊपर आया है, तो वो वाइट टच हो जाएगा बाद में। अच्छा, वो वाइट टच हो जाएगा। पेंटिंग को मुकम्मल करने के बाद फिर इसी किस्म की फ्लावर्स जो हैं उनको आप कवर करते हैं। अब मेरा ग्रे शेड बन गया, विच आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्लू की तरफ ज़्यादा लेके जा सकती हूँ। हाँ जी, ब्लू अगर लेना है तो यहाँ से लाएं ब्लू को। हाँ। यहाँ ब्लू करें, स्ट्रोक्स ब्लू की दें और उसको बीच में लाएं। बहुत अच्छा शेड बन गया ये। और मैं जैसे बात कर रही थी कि जिस शख्स ने सादकैन साहब के साथ काम किया हो, उनकी संगत में रहे हों, अगर उनकी लेक्चर्स हमें मिल जाते हैं तो इट्स अ बिग डील। यकीनन हम आपको फॉलो ज़रूर करेंगे, बट यकीनन हम आपकी तरह तो नहीं हो सकते। तो अच्छा, ये फिर अब लाइट से डार्क से लाइट की तरफ चलता चला जा रहा है। अच्छा, अब जो मैं फील कर रही हूँ, मेरी ये गलती है कि मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया, मगर आगे ब्लू की थीम आई है। इसको मैं मर्ज कैसे करूं? आप अब ब्लू को ज़्यादा ले आऊँ, ब्रश को धो के या साफ करके नैपकिन के साथ में और ब्लू के साथ टच। अच्छा, मैंने हमेशा धोया, इसका मतलब है आप नैपकिन से भी साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये वॉश करना ज़्यादा बेटर है। वॉश करना हम तो मोस्टली 3-3 4-4 ब्रशेस रखे होते हैं ना, तो ब्रश रख देते हैं। अच्छा, नया ब्रश इस्तेमाल करते हैं। सादकैन खुद ही आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि उनके जो दादा थे वो भी कातिब थे और कुरान लिखा। देखिए जी, किताबत जिसको आती है उसकी तो फिर बात ही क्या है। तो उन्होंने सारी अपनी ख़ानदान से ये हासिल की चीज़ जो है, और ख़ताती में एक नई ख़त को ईजाद करके उन्होंने बड़ा नाम कमाया इसमें। अब देखिए, मेरा कंट्रोल नहीं है उतना। अब आ गया ना जो उसमें आपका ब्राउन जो है वो ब्लू के अंदर ब्लेंड हो रहा है, ब्लेंड हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो लोग सीख रहे हैं इस वक्त, अगर वो ये पेंट ख़रीदना चाहें तो क्या कह के लें और कहाँ से हासिल किए जाए? ये पेंट एक्रिलिक पेंट कहलाते हैं, और सीखने के लिए सस्ता सामान इस्तेमाल करें, और वो आपको डॉलर स्टोर से भी मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप माइकल से लें तो ज़रा महंगा होगा, और करीज़ वाले हैं उनके पास अच्छा सामान होता है। तो मैं समझता हूँ शुरू में आपको
ज़रा सस्ते वाले कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए। आपने एक और बहुत खूबसूरत फ़र्क बताया था, जी, जो मुझ जैसा नालायक इंसान ये समझा कि डॉलर स्टोर के ऊपर जो कैनवस मिलते हैं हम उन पे मेरे जैसा बंदा रिलाई करने के लिए तैयार था, मगर आपने कैनवस का बड़ा खूबसूरत डिफरेंस बताया था। हाँ जी, वो कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो ज़रा बताइए हमें। या वो जो डॉलर स्टोर के कैनवस हैं वो एक्चुअली फैब्रिक नहीं है, वो सिंथेटिक है। अच्छा, सिंथेटिक को उन्होंने इस तरीके से प्रेस किया हुआ है कि उसके ऊपर ये कैनवस के खदोखाल जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं। मैंने हमेशा कभी फ़र्क महसूस ही तो नहीं किया देखने था। में वो लगता है जैसे वो कैनवस है, लेकिन वो एक्चुअली प्लास्टिक की तरह का कोई मटेरियल है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इस कैनवस को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये है कि अगर ये ढीला पड़ जाए, हाँ जी, तो इसके पीछे पानी स्प्रे करें, अच्छा बैक साइड पे पानी स्प्रे करें तो वो फिर सुकड़ के स्ट्रेच हो जाएगा। और वो अगर ढीला पड़ जाए तो वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, आपको उसकी पिनें खोल के दोबारा मेंड करना पड़ेगा उसको। सी आई नेवर न्यू अबाउट दिस, आई नेवर न्यू अबाउट दिस। मगर सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगली क्लास के लिए अब मुंतज़िर रहेंगे बिल्कुल आपके। अच्छा, अगर मेरे जैसे से ये इससे निकल के साइड के ऊपर आ जाए कोई बात नहीं, ये साइड को भी बाज़ात आर्टिस्ट जो हैं आजकल मोटे फ्रेम लगाते हैं स्ट्रेचर के, अच्छा, और उस पे कैनवस लिपटी हुई होती है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ जो कलर है वो साइड पे भी चला जाए। ओ, तो वो बग़ैर फ्रेम के भी आप हैंग कर सकते हैं कि आपको पेंटिंग साइड से ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। सही। तो दूसरा ये है कि ये फ्रेम कवर कर लेता है 1/8 ऑफ द फ्रेम, तो कोई भी यहाँ का लगा हुआ कलर आपको नज़र नहीं आता। सही सही सही। तो वो गैलरी फ्रेम कहलाते हैं, उनके स्ट्रेचर 2-2, 3-3 इंच चौड़े होते हैं। ये तो सिर्फ 3/4 इंच है, वो 2-2, 3-3 इंच चौड़े होते हैं, और जब वो यहाँ रंग कर रहे होते हैं वो साइड पे भी लेके जाते हैं उस रंग को। इवन लिखाई अगर आ गई है और उसने इधर जाना है तो वो लिखाई को इधर ले जाते हैं। अच्छा, एक और अब सवाल मेरे दिमाग में है, जैसे और आप भी ट्राई कीजिएगा, और इसके लिए ये वाले ब्रश आप शुरू में जैसे इन्होंने कहा डॉलरामा से आप हासिल कर लें। अच्छा, आपने इसकी आउटलाइन दी है, ये सिर्फ आपने ब्लैक मार्कर से लिखा है, बट दिस इज़ विदाउट आउटलाइन। ये भी करने वाला है, इसको हम आउटलाइन भी दे सकते हैं और कलर चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड का, जिससे ये निकल आए। और क्योंकि ये ब्राउन कलर है, इसके पीछे लाइटर ही कलर देना पड़ेगा इन हिस्सों में, ताकि वो और निकले, उठे। अच्छा, और हमने अगले में फिर ये जो काफ के ऊपर पेश है, इसको भी आउटलाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया जनाब सलीम खान साहब, अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिन्होंने सीखा हुआ है। दुनिया में कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशंस हुई? बहुत, मराकश में भी की मैंने इंग्लैंड में भी की हुई है। मेरी पेंटिंग वैसे सऊदी अरेबिया में भी है और अमेरिका में भी है, लोग जो ले जाते हैं मुझसे। और कनाडा में आपने एक पूरा का पूरा, जहाँ पे इस वक्त इस्माइली कम्युनिटी का सेंटर है, वहाँ के अंदर का इंटीरियर पूरा आपने इंटीरियर में मैंने वो छत के ऊपर वो डिज़ाइन बनाया हुआ 64 फुट का, जिसमें अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। 64 फुट जो छत का उसकी जगह है, उस पर पूरी की पूरी पेंटिंग और आर्ट वर्क जनाब आपने किया है। आप सीखने के लिए इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे अपने हमारे घर की थीम्स डिफरेंट होती है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी घर की थीम के लिहाज से पेंटिंग करवाना चाहें तो नंबर आपका स्क्रीन पे। जी, नंबर आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मुझे कॉल कर लें इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। और ख़ुद आर्टिस्ट बनने की कोशिश करें, मेरी यही तमन्ना है कि इस काम को देख के, इस प्रोग्राम को देख के आप ख़ुद भी आर्टिस्ट बनने की कोशिश। मैं अभी आपका हाथ भी देख रही थी कि आपके हाथ में, मैं सादिक़ैन साहब का एक मुझे इंटरव्यू याद आता है, उन्होंने ऐसे अपना हाथ दिखाया, दायां हाथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना लिखा है कि उनके हाथों की उंगलियों की शेप, ये जो छोटी उंगली थी इसने हा की शक्ल इख्तियार कर ली थी। आप तो अल्लाह बनता है। तो उन्होंने मुझे आज तक उनका याद आता है कि उन्होंने ऐसे करके दिखाया कि मेरे हाथ की ब्रश को पकड़ पकड़ के और लिख लिख के हाथ की शेप भी वो हो गई है। तो अभी मैं आपका देख रही थी कि आपके हाथ की उंगली की शेप चेंज हुई है। इज़ इट बिकॉज ऑफ द ब्रश? ये चोट लगी हुई है इसमें।
मगर अब तक आपने कितनी पेंटिंग्स बना दी? मेरा ख्याल है ओवर 800 पेंटिंग्स तो मैंने की होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एग्जीबिशंस में आके लोग बाय करते हैं? बहुत करते हैं। एग्जीबिशंस लगी हुई हों तो लोग बहुत पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात में वहाँ मौजूद नहीं होता तो लोग वहाँ पे अपना कार्ड पेंटिंग के साथ लगा जाते हैं कि प्लीज़ कॉल, तो फिर वो आके मेरे घर पे देखते हैं पेंटिंग। मुझे अभी एक बड़ा प्यारा आइडिया आया है, हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इंशाल्लाह आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। सलीम भाई आपका बेइंतहा शुक्रिया फॉर योर टाइम और अपने फ़न को आगे पहुंचाने के लिए हम आपका एहसान चुका नहीं सकते। नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे साथ रहिएगा, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसी पेंटिंग को आगे लेके चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।